हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग उसकी एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ, ताकि हमें हर एक क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइज मतलब अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। ऐसी जो स्टेटमेंट होती है जिनको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, इस टाइप के साइन से डिनोट करते हैं कि जैसे पी आगे लिख दिया, ये साइन लगा दिया, और क्यू, यानी पी इम्प्लाइज क्यू। अगर पी के बारे में कुछ बोल रखा वो है तो इसका मतलब क्यू के बारे में जो बोल रखा है वो होगा, मतलब ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, इस टाइप की स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन जैसे एक इम्प्लीकेशन हो गया इफ़ एंड देन, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, सेकंड इम्प्लीकेशन हो गया ओनली इफ़, अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तभी ऐसा होगा, इस टाइप से। ठीक है, और एक हो गया इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ देन का, उसका मतलब क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट दे दी। पी स्टेटमेंट क्या दे रखा, इफ़ यू आर बोर्न इन सम कंट्री देन यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। यानी अगर आप किसी भी कंट्री में पैदा होते हो तो आप उस कंट्री के नागरिक होते हो। ये बोल रही है ये स्टेटमेंट। तो देखो, इफ़ अगर यदि आप उस कंट्री में पैदा होते हो, देन तब आप उस कंट्री के क्या होते हो, नागरिक होते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, ये पी कोई स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट ये है इफ से बाद की और देन से पहले की, और एक स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को हम अलग अलग लिख देते हैं। तो इनकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, जो हमने पिछले चैप्टर में कंपोनेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, एक स्टेटमेंट ये हो जाएगी यू आर बोर्न इन सम कंट्री। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो ये इम्प्लीकेशन लगा है इफ़ एंड देन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इफ़ ये इसको हमने पी से क्यू से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, या इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। ये कोई स्टेटमेंट हमने इसको हम मान ले आर स्टेटमेंट है, और ये इतने स्टेटमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर दें, और जो ये आगे की स्टेटमेंट है इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी पी एंड ये हो जाएगी क्यू, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है इस टाइप से। तो इसका मतलब है इफ़ पी देन क्यू। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ पी देन क्यू, क्योंकि पी यही तो है, पी जो स्टेटमेंट है वो यही तो स्टेटमेंट है पी। ठीक, और क्यू स्टेटमेंट ये है, तो हम लिख सकते हैं इफ़ पी देन क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इफ़ पी देन क्यू अगर लिख रखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि अगर पी ट्रू है, पी इज़ ट्रू, देन क्यू मस्ट बी ट्रू। अगर पी ट्रू है तो क्यू को ट्रू होना ही पड़ेगा, अगर पी ट्रू है तो क्यू तो ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर बोर्न इन सम कंट्री, अगर आप किसी कंट्री में पैदा होते हो तो आप उसके सिटीजन होते हो। तो देखो, अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू है। और इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ क्यू इज़ नॉट ट्रू, जो ये क्यू स्टेटमेंट है, जो ये सेकेंड वाली नॉट ट्रू है, देन P will also not true, देन P भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, अगर ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, ये हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसके हेल्प से हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या इसी एग्जांपल के हेल्प से देखो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अगर मान लिया आप उस किसी कंट्री के नागरिक नहीं है, तो ये भी ट्रू नहीं होगी कि आप उस कंट्री में पैदा हुए हैं।
अगर आप उस कंट्री के नागरिक, अगर उस कंट्री में पैदा हो जाते तो उसके नागरिक हो ही जाते, ठीक है, ये तो रूल है। अगर उसके नागरिक ही नहीं है तो ये तो है ही कि आप उसके क्या हैं, उसमें पैदा भी नहीं हुए हैं। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड क्या हो जाएगा, इफ P इज फॉल्स यानी ट्रू नहीं है P, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट Q। तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर ये P ट्रू नहीं है, फॉल्स है, यू आर बोर्न इन सम कंट्री, अगर ये फॉल्स है कि आप उस कंट्री में पैदा नहीं हुए हैं, तो हम नहीं बता सकते कि आप उस कंट्री के नागरिक हैं या नहीं है। क्या पता आप हो भी सकते हो, आपने वैसे नागरिकता ले रखी हो उस कंट्री की, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि जो पैदा हुआ होगा वही उस कंट्री का नागरिक होगा, कोई और नागरिक नहीं हो सकता उस कंट्री का, ठीक है। तो अगर P ट्रू नहीं है तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा जो ये कंसेप्ट है P इम्प्लाइज Q का। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई स्टेटमेंट है R, ठीक है। R स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर, इफ कोई भी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, देन क्या होगा, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, P स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, Q स्टेटमेंट। तो हम अलग अलग लिख देंगे। P स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, और Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट होगी। अब देखो ये रूल्स, P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा ही होगा। अगर ये ट्रू है, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, कोई नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। हम देख सकते हैं, कोई भी नंबर लगा के चल लो, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल तो जरूर होगा, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन तो हो गई सही। अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही होगा, ठीक है। अगर Q इज नॉट ट्रू देन P विल आल्सो नॉट ट्रू। अगर Q ट्रू नहीं है तो P भी ट्रू नहीं होगा। Q यानी सेकंड वाले स्टेटमेंट, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा। कोई भी नंबर देख लो, कोई भी ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल ना हो लेकिन 9 का मल्टीपल हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो 3 का अगर कोई नंबर मल्टीपल नहीं है तो वो 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सही होगी। अब देखो, इफ P इज फॉल्स देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट Q। अगर P फॉल्स है, देखो P फॉल्स का मतलब ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। ये फॉल्स कब होगा कि ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है तो हम, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है फर्स्ट P वाली कि एक नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है, तो हम Q के बारे में नहीं कह सकते कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर 6 है जो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है, लेकिन 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ P तो फॉल्स हो गया लेकिन Q क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अगर P फॉल्स है, और अगर देखो जैसे कोई नंबर जैसे हम लेके चलते हैं 7 लेके चलेंगे तो वो 9 का भी मल्टीपल नहीं है और 3 का भी मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ P क्या था, P फॉल्स था कि 6 जब हम नंबर लेके चले तो P फॉल्स था कि मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है 6, लेकिन वो उसके लिए क्या हो गया, Q ट्रू हो गया। Q क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि जो 6 था वो मल्टीपल ऑफ 3 था, ठीक है। देखो मैं फिर से बताती हूँ, अगर P जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं हम 6, ठीक है। 6 के लिए P क्या है, P क्या है, फॉल्स है, लेकिन Q क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब कोई नंबर लेते हैं 7 के लिए P फॉल्स है। P तो सबके लिए हमें फॉल्स लेके चलना है, तभी तो हम बता सकते हैं कि Q के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और इसके लिए Q क्या है, Q भी फॉल्स है, ठीक है। तो देखो, जब P फॉल्स था तो Q यहाँ ट्रू हो रहा है, अब P यहाँ भी फॉल्स है लेकिन Q यहाँ फॉल्स हो रहा है। तो जब P फॉल्स है तो हम
कह नहीं सकते कि क्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखो दोनों कंडीशन में हम पी को फॉल्स लेके चल रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन में क्यू ट्रू आ रहा है, एक कंडीशन में क्यू फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो जब पी फॉल्स हो तो हम क्यू के बारे में कुछ श्योर नहीं हो सकते कि क्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल इफ़ पी देन क्यू का है। इफ़ पी देन क्यू, ये एग्जाम्पल क्या है, इफ़ पी देन क्यू। तो इनको हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके क्या है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे देखो हम देखते हैं एनसीईआरटी में ही, देखो जैसे इफ़ पी देन क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ़ पी देन क्यू को हम पी इम्प्लाइज क्यू इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका इफ़ पी देन क्यू का मतलब क्या था, हमने अभी पढ़ा कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, इफ़ क्यू इज़ नॉट ट्रू देन पी इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, एंड इफ़ पी इज़ फॉल्स वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट क्यू। हमने ये अभी पढ़ा है इफ एंड ये देन वाला केस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, उसको हम डिनोट इस टाइप से करेंगे। इसका ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। ठीक है, अब देखो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या है, दिस इज दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 इम्प्लाइज दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब यही है, जैसे वो स्टेटमेंट थी, क्या थी, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज मल्टीपल ऑफ 3। यही तो स्टेटमेंट थी पी इफ एंड देन वाली, इफ एंड देन वाली यही तो स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 इम्प्लाइज दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर नंबर कोई भी नंबर 9 का मल्टीप्लाई है उसका मतलब क्या है, वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो इम्प्लाइज का मतलब ये हो गया कि अगर ये चीज़ है तो उसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ भी होगी। ठीक है, अब इसी इफ पी एंड देन क्यू को हम एक इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्या, पी इज सुफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू, की जो पी है वो सुफिशियंट कंडीशन है क्यू के लिए। कि अगर देखो दिस सेज दैट knowing that a number as multiple of 9 is sufficient to conclude that it is multiple of 3। कि हमें ये अगर पता हो कि कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है, कि कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 है, तो वो सफिशिएंट कंडीशन है। उसी कंडीशन के बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो 3 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, हर कोई नंबर जो 9 का मल्टीपल होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो इसके लिए ये सेकेंड पॉइंट। अब ये पी ओनली इफ क्यू, इसको हम इफ पी देन क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ओनली इफ क्यू। दिस इज दैट ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3। वो सेम बात है कि अ नंबर मल्टीपल ऑफ 9 होगा कब, जब वो मल्टीपल ऑफ 3 हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। जो क्यू है वो पी के लिए क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ देखो सुफिशियंट कंडीशन थी कि अगर हम ये बता दें कि कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो वो 3 का मल्टीपल भी होगा। ये क्या थी, ये कंक्लूड करने के लिए सुफिशियंट कंडीशन थी पी की कोई नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल भी होगा। लेकिन यहाँ देखो क्यू क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है। किसके लिए, पी के लिए, कि अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तभी वो 9 का मल्टीपल होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा कि वो 3 का तो मल्टीपल ना हो लेकिन 9 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो क्यू क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है। दिस सेज दैट व्हेन ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 इट इज नेसेसरी ए मल्टीपल ऑफ 3। कि कोई नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो वो जरूरी है, कि ये पक्का है कि वो 3 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, अब देखो नोट क्यू इम्प्लाइज नोट पी, ये हमने नेगेशन में पढ़ा था ना, कि कोई स्टेटमेंट है अगर वो पॉजिटिव दे रखी है तो उसका नेगेटिव करके नोट लगा के लिख दें तो वो उसका नेगेशन होता है। पहले से ही नोट लगा के दे रखी है तो नोट हटा दें तो वो उसकी नेगेशन हो जाती है। तो हमने ये अगर नोट क्यू है तो उसका मतलब नोट पी। दिस सेज दैट इफ नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। नोट क्यू का मतलब क्या है, क्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो नोट क्यू क्या हो जाएगी, ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, पी स्टेटमेंट थी ये, यही तो पी स्टेटमेंट थी, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ये पी स्टेटमेंट थी, और ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 ये क्यू स्टेटमेंट थी। तो नोट क्यू क्या हो जाएगा, ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और नोट पी क्या हो जाएगा, ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। सो ये क्या बोल रहा है, इफ ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी नोट क्यू क्या है, इफ ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, उसका मतलब क्या है, ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ पी।
ठीक है, तो ये बता रखा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स को देखो यहाँ से हम समझ लेंगे। कोई स्टेटमेंट दे रखी है हमें इफ पी देन क्यू, ठीक है, तो उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है, देखो ये स्टेटमेंट की हेल्प से बाद में समझेंगे, तो उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ये हो जाएगी उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इफ पी एंड देन क्यू कोई स्टेटमेंट दे रखी है तो उसकी कन्वर्स हो जाएगी इफ क्यू देन पी, यानी जो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको पहले लिख देंगे और जो फर्स्ट वाले को बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगी उसकी कन्वर्स के लिए कन्वर्स, और ये हो जाएगी उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव ठीक है। जैसे अब देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, राइट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन सी होगी, यानी ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, इसको हम पी स्टेटमेंट मान ले, एंड ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसको हम क्यू स्टेटमेंट मान ले, ठीक है। ये पी हो गई, ये क्यू। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये क्या स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू, इस टाइप की स्टेटमेंट है। इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगी, इफ देखो, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको हम इसकी अलग अलग स्टेटमेंट लिख लेंगे। पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये पी स्टेटमेंट होगी। क्यू क्या हो जाएगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये किस टाइप की है, इफ पी देन क्यू, इस टाइप की स्टेटमेंट है। तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा, नॉट क्यू, जो क्यू स्टेटमेंट ये है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नॉट क्यू हो गया। अब नॉट पी क्या हो जाएगा, नॉट पी, ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये नॉट पी होगा। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हम इसमें पुट कर देंगे नॉट क्यू देन, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो इफ नॉट क्यू क्या है, ये इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन ए नंबर बार हम, ये तो इंग्लिश का जनरल रूल है कि हमें बार बार में नाउन को नहीं लिखती, उसकी जगह प्रोनाउन लिख देते हैं। तो ए नंबर की जगह लिख देंगे हम इट, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ जो गिवन स्टेटमेंट है। हमें ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही आंसर दे रखा है, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इस टाइप से हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर इसका कन्वर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कन्वर्स अगर इसका लिखना हो तो कन्वर्स, इफ पी देन क्यू है तो उसका कन्वर्स क्या होता है, इफ क्यू देन पी, ये कन्वर्स होता है। तो क्यू स्टेटमेंट क्या है, क्यू ये स्टेटमेंट है और पी ये स्टेटमेंट है, तो कन्वर्स हो जाएगा इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 9, ये हो जाएगी कन्वर्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी क्या लिखनी है, हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है। अब इसमें पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पी स्टेटमेंट, यू आर
बोर्न इन इंडिया। ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू, तो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी। अब नॉट क्यू क्या है, नॉट क्यू यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो क्यू है उसका नेगेशन लिख देंगे, और नॉट पी क्या हो जाएगी, यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में लिख पुट कर देंगे, इफ नॉट क्यू लिख देंगे, इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, ये हो जाएगी इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ये, तो इसके लिए पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पी स्टेटमेंट ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। ठीक है, अब देखो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक है, तो यहाँ से नॉट क्यू क्या आ जाएगा, ए ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेल्स, और नॉट पी क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, और आइसोसेल्स जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हम लिख देंगे, इफ नॉट क्यू क्या है ये, ए ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेल्स देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। ठीक है, और अगर कन्वर्स लिखना हो तो कन्वर्स हम पहले जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको लिख देंगे, बाद में पहले वाली को। अगर कन्वर्स लिखना हो, कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इफ ए ट्रायंगल इज आइसोसेल्स देन इट इज इक्विलैटरल, तो ये हो जाएगा कन्वर्स। ठीक है, हमसे कन्वर्स पूछ नहीं रखा, सिर्फ क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ रखा है। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल में जैसे कन्वर्स पूछ रखा है, तो कन्वर्स में सिंपल हम, ये स्टेटमेंट क्या है, ये पी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, क्यू। तो कन्वर्स में ये इफ पी देन क्यू है, तो कन्वर्स में हम क्या लिख देंगे, इफ क्यू देन पी, जो पहली स्टेटमेंट को बाद में लिख देंगे, पहले को बाद में, जो बाद है उसको पहले। तो इसमें देखो, इफ ए नंबर इज एन, इसमें क्या है, इफ ए नंबर एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन, तो हमने क्यू जो बाद में था उसको यहाँ लिख दिया कन्वर्ज में, इफ ए नंबर एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन। तो इसी टाइप से कन्वर्ज में होता है कि क्यू को पहले और पी को बाद में लिख देंगे, क्यू को इफ के साथ और पी को देन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ज में इस टाइप से हो जाएगा। एक है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का केस, इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम जैसे डिनोट करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ एंड ओनली इफ का साइन ये होता है। ठीक है, जैसे इम्प्लाइज का साइन था ना, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू था, लेकिन इफ एंड ओनली इफ का साइन ऐसे होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो P है वो Q के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, और जो Q है वो P के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी। P Q के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी, और Q
पी के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ देन। जो इफ देन ये स्टेटमेंट हमें इफ देन के साथ दे रखी है, तो इसको इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग, इसको हम 5 डिफरेंट अलग अलग तरीके से लिखेंगे जो सेम मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग सेम रहेगा। तो देखो जैसे हमने बताया था, तो देखो यहाँ पर जो बताया था ना कि इफ एंड देन की कोई हमें स्टेटमेंट दे रखी हो, इफ एंड देन में इफ पी देन की इस टाइप की स्टेटमेंट को दे रखी हो, तो उसको हम ऐसे 5 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, इनका सेम ही मीनिंग होता है। इन 5 डिफरेंट तरीके से इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, तो इन्हीं 5 तरीके से हम उस स्टेटमेंट को लिख देंगे। ठीक है, इफ ए नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड। तो ये दे रखा है, तो फर्स्ट तरीका क्या है, इम्प्लाइज वाला है कि इसको इम्प्लाइज करके लिख देंगे हम। तो फर्स्ट तरीके में लिख देंगे ए नेचुरल नंबर इज ओड implies that its square is odd। तो हमें यही तो स्टेटमेंट दे रखी है। ये स्टेटमेंट अगर हम देखो, ये स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है। स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो है गिवन दैट इफ ए नेचुरल नंबर is odd then its square is also odd। ये कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है, इसको स्टेटमेंट हम मान लेते हैं आर स्टेटमेंट है। तो इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगी, पी स्टेटमेंट एंड क्यू स्टेटमेंट, वो क्या होंगी, पी स्टेटमेंट ए नेचुरल नंबर इज ओड। ठीक है, क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ओड। ठीक है, तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट हमें दी गई है, इफ पी देन क्यू, इस टाइप की स्टेटमेंट दी गई है। तो इसको 5 अलग अलग तरीके से हमने, एक तरीका तो ये लिख दिया, ये तरीका कौन सा था, पी इम्प्लाइज क्यू, ये तरीका था। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसीलिए लिख के बताया था कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकें। तो ये तरीका फर्स्ट, ये तरीका हो गया पी इम्प्लाइज क्यू। सेकेंड तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओनली इफ वाला केस लिख देंगे जो सेकेंड था, ए नेचुरल नंबर इज ओड, a natural number is odd only if its square is odd। ठीक है, एक तरीका ये होगा। सेकंड, थर्ड तरीका क्या होगा, जो सुफिशिएंट वाला केस था, ठीक है, जो नेसेसरी और सुफिशिएंट की पी जो है वो सुफिशिएंट था उसके लिए, और जो क्यू क्या है वो नेसेसरी था, वो हम लिख देंगे। थर्ड तरीका होगा, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ओड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ओड। ये हमने पढ़ा था ना कि क्यू क्या होती है, क्यू नेसेसरी कंडीशन होती है। ये हमने पढ़ा था ना कि क्यू क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, और जो पी है वो क्या होती है, सुफिशिएंट कंडीशन होती है, सुफिशिएंट कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब थर्ड तरीका ये हो गया। फोर्थ क्या है, अब ये पी जो सुफिशिएंट कंडीशन है उसको लिख देंगे हम। ठीक है, पी क्या है, सुफिशिएंट कंडीशन है, तो पी जो स्टेटमेंट है उसके आगे सुफिशिएंट लगा के हम लिख देंगे। कैसे, देखो, फॉर the square of a natural number to be odd it is sufficient
दैट द नंबर इज ओड। तो देखो पी सुफिशियंट थी ना, पी सुफिशियंट कंडीशन थी ना, तो ये द नंबर इज ओड, ये क्या है, द नंबर इज ओड, ये पी ही है, तो ये इसके आगे हमने सुफिशियंट लगा के लिख दिया। और क्यू क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी, तो देखो क्यू के आगे ही नेसेसरी लगा है, स्क्वायर ऑफ मतलब स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज ओड, तो ये क्यू के आगे क्या लगा है, नेसेसरी कंडीशन लगी है। तो 4 वेज हो गए, एक वेज में और लिख देंगे। फिफ्थ क्या था, इफ नोट क्यू देन नोट पी, ये केस था। तो नोट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, ये है, तो नोट क्यू हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, नोट क्यू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज नोट ओड, और नोट पी क्या हो जाएगा, ए नेचुरल नंबर इज नोट ओड। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको कैसे लिख देंगे, इफ द स्क्वायर ऑफ ए natural number is not odd, then the natural number is not odd। ठीक है, तो ये 5 टाइप से हम लिख देंगे। तो ये देखो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स हमने लिखना है। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें दी हो, इफ पी देन क्यू, तो उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव उसका होगा इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक है, और उसका कन्वर्स क्या होगा, उसका कन्वर्स होगा इफ क्यू देन पी। यानी इस टाइप की जो स्टेटमेंट दी है उसका कॉन्ट्रापोजिटिव ये हो जाएगा और उसका कन्वर्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें इफ एक्स इज प्राइम नंबर देन एक्स इज ओड। हमें फर्स्ट केस में क्या गिवन है, इफ, एक सेकेंड, फर्स्ट इफ एक्स इज प्राइम नंबर देन एक्स इज ओड। ठीक है, तो इसमें पी स्टेटमेंट हम मान के चलेंगे, पी क्या हो जाएगी, एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक है, और क्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज ओड। ठीक है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव हमने लिखनी है, तो नोट क्यू हमने निकालना पड़ेगा पहले। तो नोट क्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज नोट ओड, और नोट पी क्या हो जाएगा, एक्स इज नोट प्राइम नंबर। ठीक है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव अब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। सो हम लिख देंगे कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट विल बी नोट क्यू, इफ नोट क्यू देन नोट पी। ठीक है, मैं ये सारा इतना इस क्वेश्चन में लिख के बता देती हूँ, हर एक क्वेश्चन में बार बार मैं लिखूंगी, बेकार में वीडियो लंबा होगा। मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिख के दिखा दूंगी, आप ऐसे ही लिख के सब में वो कर लेना। ठीक है, तो देखो इफ नोट क्यू एंड नोट पी ये हो जाएगी। तो इफ नोट क्यू क्या है, इफ एक्स इज नोट ओड, ये नोट क्यू है, देन, और नोट पी क्या है, एक्स इज नोट प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। अब हमें लिखनी है क्या, कन्वर्स क्या होगी, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी, इफ क्यू देन पी, ये कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यू क्या है, एक्स इज ओड, और पी क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर। तो इफ एक्स इज ओड देन एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये हो जाएगी कन्वर्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी कन्वर्स स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, मैं अब हर का कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव आपको लिख के बता देती हूँ। सेकंड है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो
द टू लाइन्स आर पैरेलल, ये हम स्टेटमेंट पी हो जाएगी। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी क्यू। ठीक है, तो नोट पी क्या हो जाएगी यहाँ से, नोट पी क्या हो जाएगी, नोट पी द टू लाइन्स आर नोट पैरेलल। ठीक है, और नोट क्यू क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव पहले दे रखा है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसकी अपोजिट हमने लिखनी है। नेगेटिव दे रखा हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव दे रखा हो तो नेगेटिव। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ये हो जाएगी दे द लाइन्स इंटरसेक्ट, या दे लिख देंगे द लाइन्स इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब देखो, अब इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखनी है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगी इफ नोट क्यू देन नोट पी। तो यहाँ से हम लिख देंगे नोट क्यू क्या है, इफ टू लाइन्स है ना, टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स intersect in the same plane then note P क्या है, then they are not parallel। ठीक है, अब ये यहाँ द टू लाइन्स, हम बार बार टू लाइन नहीं लिखेंगे, ग्रामर का सिंपल रूल है कि एक बार अगर नाउन यूज़ हो गया तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये प्रोनाउन आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और इसकी कन्वर्स हो जाएगी, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगी इफ क्यू देन पी। तो जो क्यू है इस हम लिख देंगे इफ द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हो जाएगी इफ द टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन पी स्टेटमेंट क्या है, दे आर पैरेलल। तो ये हो जाएगी कन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हो गई कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये स्टेटमेंट है कन्वर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में समथिंग इज कोल्ड इम्प्लाइज दैट इट हैज़ लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट है पी स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट है क्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इफ नोट क्यू देन नोट पी, तो क्यू नोट क्यू क्या हो जाएगी, क्यू क्या है, सम इट हैज़ लो टेम्परेचर, तो नोट क्यू क्या हो जाएगी, देखो पी क्या है, समथिंग इज कोल्ड, और क्यू क्या है, समथिंग हैज़ लो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट है, तो नोट पी क्या हो जाएगा, समथिंग इज नॉट कोल्ड। ठीक है, और नोट क्यू क्या हो जाएगा, समथिंग हैज़ नॉट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इफ नोट क्यू देन नोट पी। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी क्या, इफ नोट क्यू, इफ समथिंग हैज़ नॉट लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड। ठीक है, समथिंग की जगह में इट यूज कर लेंगे।
ठीक है, ये हो जाएगी कॉन्ट्रापोजिटिव। और कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगी इफ क्यू देन पी। तो क्यू स्टेटमेंट क्या है? समथिंग हैज लो टेम्परेचर। इफ समथिंग हैज लो टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड। क्यों ये है? समथिंग इज कोल्ड, तो इट इज कोल्ड। ये हो जाएगी कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स। ये थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट। यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी। ठीक है, यू कैन नॉट, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी पी स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? क्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ में देखो, फोर्थ में पी स्टेटमेंट क्या है? यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री। ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट क्या है? यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखो नोट क्यू क्या हो जाएगी? नोट क्यू, नोट क्यू हो जाएगी यू नो हाउ। ये नोट में है, नोट में है तो हम इसको सिंपल लिख देंगे पॉजिटिव। यू नो हाउ टू रीजन, इसका नोट क्यू मतलब क्या है? नेगेशन ऑफ क्यू, डिडक्टिविटी। और नोट पी क्या हो जाएगी? यू कांट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री, यू कैन कंप्रीहेंड ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रापोजिटिव लिखनी है हमें, कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे हो जाएगी? नोट क्यू, इफ नोट क्यू देन नोट पी। तो नोट क्यू क्या है? इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी देन, और नोट पी क्या है? यू कैन कंप्रीहेंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये होगी कॉन्ट्रापोजिटिव। अब कन्वर्स क्या कैसे हो जाएगी? कन्वर्स, कन्वर्स लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? इफ क्यू देन पी। क्यू क्या है? ये, तो हम लिख देंगे इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी देन यू कांट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री। इसके आगे इफ़ लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे देन। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिविटी देन यू कांट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री, वो हो जाएगी इसकी कन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है x इज इवन नंबर इम्प्लाइज x इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हो जाएगी पी स्टेटमेंट, ये हो जाएगी क्यू स्टेटमेंट। और नोट पी क्या हो जाएगा? नोट पी क्या हो जाएगा? नोट पी हो जाएगा x इज नोट एन इवन नंबर, x एक इवन नंबर नहीं है। और नोट क्यू क्या हो जाएगा? x इज नोट डिविजिबल बाय 4। तो इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाएगी इफ नोट क्यू देन नोट पी। तो इफ x इज नोट डिविजिबल बाय 4 देन x इज नोट इवन नंबर, यानी नोट पी। और कन्वर्स क्या हो जाएगी? कन्वर्स क्या हो जाएगी? इफ क्यू देन पी। तो क्यू क्या है? क्यू क्या है? क्यू ये है और पी ये है। तो इफ x इज डिविजिबल बाय 4 देन x इज एन इवन नंबर। तो ये हो जाएगी कन्वर्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का लास्ट पार्ट।
अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फॉर्म इफ देन। इफ देन के फॉर्म में हमने इस स्टेटमेंट को लिखना है। यू गोट ए जॉब इम्प्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। ठीक है, तो इसका यहाँ लगा देंगे इफ़ यू गोट ए जॉब देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। ठीक है, इम्प्लाइज दैट की जगह लगा देंगे देन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है द बनानाज ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वॉर्म फॉर मंथ। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी इफ़, ये हम मीनिंग समझ के इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो सेकंड की क्या हो जाएगी कि अगर बनाना ट्रीज को हम क्या क्या कुछ महीने तक क्या रखें, अगर वोम इन्वायरमेंट में रखें, उसको वोम रखें तो वो ब्लूम होगा, मतलब उस पर फूल आएंगे। तो इफ़ द बनाना trees stays warm for month then it will bloom। ये हो जाएगी इफ देन वाली स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसकी हो जाएगी इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फोर्थ में हो जाएगा टू गेट एन ए पॉजिटिव इन क्लास इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक। अब देखो नेसेसरी आ रहा है, नेसेसरी हम वैसे भी देखें तो कौन सी जो टर्म होती है पी टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है वो नेसेसरी होती है। तो ये हमें पता है कि जो ये वाली टर्म है ये आगे आएगी, ये फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, तो इफ़ यू डू ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक देन यू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा इफ़ यू डू ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक देन यू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है गिवन स्टेटमेंट इन ए एंड बी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एज कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो देखो ए स्टेटमेंट दे रखी है, उसके नीचे ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव है ए की और कौन सी इसकी कन्वर्स है। तो देखो ए स्टेट इफ़ यू लिव इन दिल्ली यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स। तो हमें पता है कॉन्ट्रापोजिटिव में जो दोनों नेगेशन आती है। देखो जैसे इफ़ पी देन क्यू है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होती है, कॉन्ट्रापोजिटिव इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक है, तो नॉट क्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, नॉट क्यू यू हैव नॉट विंटर क्लोथ्स, यू डो नॉट हैव विंटर क्लोथ्स, ये नॉट क्यू हो जाएगी। और नॉट पी क्या हो जाएगी, यू डो नॉट लिव इन दिल्ली। तो देखो इस टाइप की ये स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हम लिख देंगे फर्स्ट इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए। ठीक है, और देखो सेकंड स्टेटमेंट ये उल्टी करके लिख रखी स्टेटमेंट, जो क्यू है वो आगे लिख रखी है, पी है वो पीछे, तो ये सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड इज कन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखो सेकंड में बी में इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो फर्स्ट में इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, ये क्यू की क्या है, नॉट क्यू है, देन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पैरेललोग्राम, और ये पी की क्या है, नॉट पी, तो ये क्या है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ बी। इसमें क्या हो जाएगी, बी में फर्स्ट इज कॉन्ट्रापोजिटिव
ऑफ बी, और सेकंड कन्वर्स है, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। उल्टी करके लिख रहा है कि क्यू स्टेटमेंट पहले लिख दी और पी बाद में लिख दी, तो ये हो जाएगी सेकंड इज कन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन 4। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, एक्सरसाइज 14.4। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।